आज हम इस तथ्य का अध्ययन करेंगे कि मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था की क्या संकल्पना प्रस्तुत की गई है। इस संकल्पना का एक अर्थ और है कि मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था की जो संकल्पना है वो 20वीं शताब्दी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कठोर आलोचना का शिकार हुई है। तो इस सामाजिक व्यवस्था का जो विश्लेषण है वह बहुत आवश्यक हो जाता है। यद्यपि ये राजनीति विज्ञान का सीधे सीधे विषय नहीं है, परंतु स्मृति परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के नाते राजनीतिक व्यवस्था का जो सामाजिक व्यवस्था में जो महत्व है उसको भी ये तथ्य इंगित करता है। मनुस्मृति में जिस सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना की गई है वह अपने आप में राजनीति विज्ञानियों के लिए प्रेरणा स्रोत है अध्ययन के रूप में। मनुस्मृति में व्यक्ति के सबसे पहले इस बात को समझना आवश्यक है कि मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार क्या माने गए। मनुस्मृति में व्यक्ति के आचरण को नियमित करने वाली या नियंत्रित करने के लिए जो नैतिक नियम हैं उनको धर्म की संज्ञा दी गई है और इन नैतिक नियमों को ही मनुस्मृति में धर्म माना गया है। मनुस्मृति में धर्म के 5 स्रोत बताए गए हैं। पहला है वेद, दूसरा है स्मृति, तीसरा है सज्जनों का आचरण, चौथा है अंतकरण और 5वां है राजाज्ञा। राजाज्ञा यानी राजा की आज्ञा। राजा की आज्ञा अगर धर्म का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तो इस बात को भी समझना महत्वपूर्ण है कि राज्य नैतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। मनुस्मृति में राजाज्ञा को धर्म का स्रोत मानने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि सामाजिक व्यवस्था के निर्वहन में राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और उस भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। परंतु राजाज्ञा का अर्थ यहाँ पर राजा की मनमानी या निरंकुश तरीके से की गई आज्ञा नहीं है, बल्कि जो सार्वभौम नैतिक मूल्यों के अनुसार हो, जो राजा के जो आदेश सार्वभौम नैतिक मूल्यों के अनुसार हों, सिर्फ वही राजाज्ञा धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार की जा सकती है। मनुस्मृति ने कहा गया है, व्यक्ति के जीवन के नैतिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो अधार्मिक है, जिसका झूठ बोलना ही धन है और जो परपीड़न में लगा रहता है वे इस लोक में उन्नति कर ही नहीं सकते। फिर मनु ने सत्य और अहिंसा को सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। मनु ने यम और नियमों की व्याख्या के द्वारा सामाजिक आचरण के जो नैतिक पक्ष है उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यम के अंतर्गत मनु ने अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता, सरलता आदि गुणों को सम्मिलित किया गया। जबकि नियमों में प्रार्थना, दान, स्वाध्याय, तपस्या, ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, अक्रोध और गुरु सेवा को भी सम्मिलित किया गया। तो मनुस्मृति में यम और नियमों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के नैतिक पक्ष को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के जो आधार हैं
दो उनमें से दो बहुत प्रमुख हैं। पहला है वर्णाश्रम व्यवस्था और दूसरा है आश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था, जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्यों को वर्णों के आधार पर 4 वर्णों में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में स्थापित करना है। और आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन के विभिन्न कालखंडों के आधार पर उनको 4 आश्रमों में विभाजित करके हर आश्रम के कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। इस तरह मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष हमें देखने को मिलता है। यद्यपि आधुनिक युग में एक बड़ी आलोचनात्मक मीमांसा मनुस्मृति के इसी सामाजिक पक्ष के संदर्भ में हमें देखने को मिलती है।